नेटफ्लिक्स में चल रहे एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्यू सीरीज बैड बॉय बिलियनर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस सीरीज में इंडिया के 3 बिगेस्ट स्कैम्स या फाइनेंशियल स्कैम्स जो कि थे विजय माल्या केस, नीरव मोदी फ्रॉड केस एंड सहारा स्कैम, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया गया। इवन सत्यम स्कैम जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स था, इसे भी इस पर्टिकुलर डॉक्यू सीरीज में इंक्लूड करने की बात हो रही थी। लेकिन सत्यम स्कैम में सत्यम कंप्यूटर्स के चेयरमैन बी रामलिंगा राजू ने इन्होंने हैदराबाद के सिविल कोर्ट में इस डॉक्यू सीरीज के खिलाफ एक पिटिशन फाइल की कि अगर सत्यम स्कैम को इस बैड बॉय बिलियनर्स की सीरीज में इंक्लूड कर दिया गया तो इससे उनकी रेप्यूटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो चलिए सत्यम स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं। 1987 में बी रामलिंगा राजू ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। ये एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी है। इस कंपनी को 1990 और 91 में बीएसई में लिस्ट करा दिया गया था, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की लिस्टिंग करा दी गई थी। सत्यम कंप्यूटर्स आईटी इंडस्ट्री का ज्वेल माना जाता है, लेकिन इन रियलिटी ये कंपनी आउटकम है एक फाइनेंशियल क्राइम का। सत्यम कंप्यूटर्स का टाइम से पहले डिमाइस होना पब्लिक के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस पैदा करता है। इस स्कैम में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई वो थी कॉरपोरेट गवर्नेंस का रोल। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कई सारे प्रोटोकॉल्स को शेप करने में, जैसे कि ऑडिटिंग कमिटीज़ की वर्किंग या फिर ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो इस वीडियो में हम सत्यम स्कैम से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। सत्यम ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, बट रियल एस्टेट में चल रहे बूम के कारण रामलिंगा राजू का ध्यान इस रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करने लगा, क्योंकि रियल एस्टेट रेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। रिजल्ट के तौर पे रामलिंगा राजू ने कई शहरों में लैंड प्रॉपर्टीज परचेज करना चालू कर दिया था। इनफैक्ट राजू मेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटिस प्रॉपर्टीज जो कि उसकी ही कंपनीज थी, इसके साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीदने लग गया था। सो यही कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी खरीदने की लत ने राजू को इंस्पायर किया। इससे इस स्कैम की शुरुआत हुई। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए जब राजू को और पैसों की जरूरत पड़ी तो राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 50 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा था तो राजू इसे 500 करोड़ शो कर रहा था। बेसिकली राजू की कंपनी अपने अकाउंट्स को मिसरिप्रेजेंट कर रही थी। बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने। तो ये कंपनी मार्केट को मिसलीड कर रही थी। सभी स्टेक होल्डर्स को कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में झूठ बोल रहा था। राजू ने अपनी कंपनी के रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या कैश बैलेंसेस को बुरी तरह इन्फ्लेट करके शो किया, यानी कि इन सभी को बढ़ा चढ़ा के शो किया और इनफैक्ट दिखाने लगा कि सत्यम कंप्यूटर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इस वजह से सत्यम कंप्यूटर की बढ़ती हुई ग्रोथ या स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस को देखते हुए इस कंपनी के शेयर प्राइसेस जोरों शोरों से बढ़ने लग गए। इन्हीं बढ़ते हुए शेयर्स की वजह से राजू और उसका भाई अपने शेयर्स को बेचने लगे और बाकी बचे हुए शेयर्स को गिरवी रखकर उन पे लोन लेने लगे और मिले सभी पैसों से इन लोगों ने और भी प्रॉपर्टीज खरीदी। इवन रामलिंगा राजू ने अपने फार्म में काम कर रहे कुछ वर्कर्स को भी अपनी कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया था एंड इन वर्कर्स के नाम पर भी जमीन खरीदने लगा। बेसिकली रामलिंगा राजू बहुत अग्रेसिवली प्रॉपर्टी खरीदने लग गए थे, बाय हुक और बाय क्रुक। रामलिंगा राजू के पास इवन हैदराबाद के मेट्रो रूट के बारे में भी काफी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। तो राजू ने स्मार्टली इस मेट्रो लाइन के रूट के आसपास की जमीन खरीद ली ताकि जब मेट्रो लाइन बने तो इन प्रॉपर्टीज के रेट्स बहुत बढ़ जाए। अब रियल एस्टेट से मिले कुछ पैसों को सत्यम कंप्यूटर्स में डालकर राजू ने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत मैनिपुलेट किया,
जैसा कि मैंने कहा था कि रामलिंग राजू रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा को इन्फ्लेट करके शो करते थे। सो सत्यम के बढ़ते सेल्स को दिखाने के लिए राजू ने फेक सेल्स इनवॉइसेस भी निकालना चालू कर दिया था। अब इन फेक सेल्स इनवॉइसेस को शो करके इसने सेल्स बढ़ रही है ये तो दिखा दिया, बट प्रॉफिट्स का क्या? सेल्स से मिले प्रॉफिट का भी तो हिसाब देना पड़ता है। तो इसलिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए और पैसा बैंक में एज कैश रिजर्व रखा है ऐसा दिखाया, जो एक्चुअल में था ही नहीं। तो ऐसे ही झूठ बोलकर कई इन्वेस्टर्स को रामलिंग राजू ने अट्रैक्ट किया, जिससे सत्यम की शेयर प्राइसेस और भी बढ़ती चली गई और अपने शेयर्स बेच बेच के राजू रियल एस्टेट में पैसा लगाते चला गया। सो जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन इंक्रीज होता गया, वैसे वैसे ओरिजिनल फिगर्स और राजू के द्वारा शो किए गए झूठे या फेक फिगर्स के बीच का गैप बढ़ता चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया। एंड 2008 के रिसेशन के कारण रियल एस्टेट में मंदी आ गई और अच्छे प्राइस पर प्रॉपर्टी सेल करके कंपनी के एक्चुअल फिगर्स और झूठे फिगर्स के बीच का गैप फिल करने का प्लान रामलिंग राजू का फ्लॉप हो गया। इवन राजू ने ऐसे कई सारे और पैतरे भी आजमाए, जैसे अपने दूसरे कंपनीज मेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटिस प्रॉपर्टीज को खरीदने का प्लान, यानी इन कंपनीज को सत्यम को बेचने का प्लान 7,800 करोड़ में। राजू का ये लास्ट ऑप्शन था इन गैप्स को फिल करने के लिए, लेकिन ये प्लान भी रामलिंग राजू का फ्लॉप हो गया, जिसके कारण सत्यम के स्टॉक्स में भारी गिरावट आ गई। तो सभी प्लानिंग या प्लॉटिंग इन गैप को फिल करने में नाकाम रहे, क्योंकि रामलिंग राजू के सारे प्लान्स फ्लॉप हो चुके थे इन फेक फिगर्स और ओरिजिनल फिगर्स के बीच के गैप को फिल करने के लिए। राजू ने अल्टीमेटली 2009 में कन्फेशन दे ही दिया कि सत्यम कंप्यूटर्स कई टाइम से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। सो अल्टीमेटली भी रामलिंग राजू ने कन्फेस कर ही दिया कि सत्यम कंप्यूटर्स कई सालों से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में घपलेबाजी या हेराफेरी कर रहा था। इस कन्फेशन के बाद स्पेशल कोर्ट ऑफ सीबीआई ने रामलिंग राजू और उसके भाई राम राजू पे और इनके साथ ही और 7 लोगों को 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और इनफैक्ट रामलिंग राजू पे 5 करोड़ तक का फाइन भी इम्पोज किया गया। और सिर्फ रामलिंग राजू पे ही नहीं, बल्कि उसके भाई पे भी फाइन इम्पोज किया गया। इन दोनों भाइयों के अलावा बाकी के जितने भी अक्यूज्ड थे, इन सब पे 20 से 25 लाख तक का भी फाइन इम्पोज किया गया। सो इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट और सेबी बहुत चौकन्ने हो गए थे और इस वजह से कंपनीज पे भी एक ऑब्लिगेशन ला दिया गया कि वो अपने ऑडिटर्स को हर 10 साल में चेंज करेंगे। तो ये था सत्यम स्कैम का ओवरव्यू। अगर आप ऐसे ही और भी कई स्कैम्स के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।